Hello everyone, I am Mahesh. I welcome you all. पिछले लेक्चर्स में हमने एरिया वेक्टर देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी हमने वो विदाउट द हेल्प ऑफ गॉस लॉ निकाली थी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा, आज के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। गॉस थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलता है हमारे पास। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके बाद देखेंगे हम गॉस थ्योरम। इसी को हम गॉस थ्योरम या फिर गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, वो देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे इसकी थ्योरम्स की। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो आज का लेक्चर है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेसिकली फ्लक्स का क्या मतलब है? फ्लक्स का मतलब है हमारे पास फ्लो, फ्लो ऑफ लिक्विड। फ्लो किसी भी चीज़ का हो सकता है, हमारे पास लिक्विड का है, किसी और चीज़ का है, एयर का फ्लो है। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो फ्लक्स का मतलब फ्लो, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का क्या मतलब है हमारे पास? इलेक्ट्रिक का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो हो रहा है हमारे पास, उसके बारे में। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारे पास, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। एक एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, वो डिनोट करता है हमारे पास किसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होंगे हमारे पास, वो हम देखेंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो बाय डेफिनेशन होगा हमारे पास इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस, वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर एरिया से 10 फील्ड लाइन पास हुई तो 10 क्या है हमारे पास, फ्लक्स। नंबर है लाइंस का, 20 लाइन पास हुई तो 20 क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। 50 लाइंस पास हुई तो 50 क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस टाइप से जितनी भी फील्ड लाइन पास होंगी वो क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। ये सिंबल है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिखाने के लिए हम साथ में यूज करते हैं ई। फाई ई का क्या मतलब है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। पहले भी हम बात ही कर रहे हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की, कितनी लाइन है, एक लाइन है, दो लाइन है, 10 लाइन है, 50 लाइन है। तो नंबर दिखाने के लिए वो क्या है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके बाद हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है, जो हमारे पास फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी सेम एट एवरी पॉइंट। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे है वही कहाँ पे होगी, नीचे होगी, वही पीछे है, वही आगे होगी। इस टाइप की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है तो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो ये क्या दिखाता है हमारे पास, एक एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है। तो बेसिकली ये दो या तीन चीजों पे डिपेंड करता होगा। एक तो डिपेंड करता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है ज्यादा है। दूसरा डिपेंड करता होगा एरिया पे। इन दो चीजों पे डिपेंड करता होगा, अगर एरिया कम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम होगा, एरिया ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है तो हमारे पास फील्ड लाइन कुछ इस टाइप से होगी, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अगर मैं बात करूं हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी होंगी, बहुत क्लोज है एक दूसरे के। तो ये चीज डिनोट करिए हमारे पास लो इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये डिनोट करिए हमारे पास हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा कर दी, इसका मतलब फील्ड लाइंस एक एरिया में से ज्यादा पास होंगी। अगर मैं एरिया बढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब भी क्या है, फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी। फील्ड लाइन ज्यादा पास होने का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा। बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो ई पे, दूसरा एरिया पे। पिछले लेक्चर्स में हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसको ट्रीट करेंगे एज ए वेक्टर। एरिया स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट होगा एज ए वेक्टर। जब इसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड तो हम निकाल सकते हैं एरिया का। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन हमने कल वाले लेक्चर में एरिया वेक्टर में देखी थी कि एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर, बात सेम है। जैसे बोर्ड है, बोर्ड हमारे पास एक सरफेस होगा, तो इस पेन के अलोंग जो भी डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन अलोंग दिस लाइन, ये एक सरफेस है, तो पेन ये डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, सॉरी एरिया वेक्टर की। ये डायरेक्शन किसकी हमारे पास, एरिया वेक्टर की। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। अब ये दो वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है फ्लक्स, जो कि कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इनके बीच में कौन सी प्रोडक्ट होगी, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा रिजल्ट देती है किसको, एक स्केलर को, और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा रिजल्ट देती है एक वेक्टर को। तो जो फाई है वो हमारे पास गिवन होगा इस टाइप से, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। सबसे पहली एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या है, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया वेक्टर, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी, स्केलर होगी। वो स्केलर क्या है अपने पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस इक्वेशन का क्या मतलब है, ई डॉट डी एस, साथ में इसका इंटीग्रेशन। इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है हमारे पास, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस इज द स्मॉल सरफेस एरिया। हमारे पास कोई भी सरफेस एरिया है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। अब देखो इधर, इस इक्वेशन का क्या मतलब है, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हमेशा ओपन होके क्या आएगी, ई ए कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका मतलब होता है ए बी कोस थीटा। फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। सिमिलरली ए डॉट बी है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ई ए के बीच में जो भी एंगल है, वो एंगल कितना है हमारे पास, थीटा। तो फ्लक्स क्या होगा हमारे पास, ई ए कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। तो हमारे पास दो केस हो सकते हैं, या तो एरिया ये हो, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर फॉल कर रहे हैं, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों सेम डायरेक्शन में। मतलब जो हमारा फर्स्ट केस है, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हमारे पास फर्स्ट केस है। फॉर थीटा की कोई भी वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू थीटा डिग्री, अगर इनके बीच में कोई एंगल है थीटा, तो उसके लिए हमारे पास सेकंड केस है। अब बात रहती है इसकी डीएस वेक्टर की, कोस थीटा, थीटा पता लग गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में, और एरिया वेक्टर में अगर कोई एंगल हो तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। सेकंड वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ा डाउनवर्ड है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इन दिस डायरेक्शन। तो मैं अगर चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकता हूँ।
ये नेट डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये एंगल थीटा तो ई कोस थीटा, और ये साइड होगी ई साइन थीटा। तो इधर से मैं देख सकता हूँ ई कोस थीटा की वही डायरेक्शन है, ई कोस थीटा की वही डायरेक्शन है जो हमारे पास डायरेक्शन किसकी है, डी एस की। अगर ये दोनों सेम में है तो मैं बोल सकता हूँ जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा हमारे पास, ई कोस थीटा मल्टीप्लाई डी एस, या फिर स्मॉल एरिया वेक्टर। डी एस इज द एरिया राइट नाउ, इसे आप ट्रीट करेंगे एज ए एरिया। ई कोस थीटा मतलब फ्लक्स को हम डिफाइन करेंगे द कोस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डी एस एरिया वेक्टर। एरिया की और कोस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोडक्ट क्या होगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। अब डीएस सरफेस एरिया क्यों लिया हमारे पास, कोई भी सरफेस है उसका टोटल सरफेस एरिया एस होगा, तो उसका हमने एक स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया डीएस। इसके ऊपर एक वेरी स्मॉल पीस कट कर लिया जिसका एरिया कितना है डीएस, तो डीएस का एरिया वेक्टर यही होगा। सिमिलरली कोई स्मॉल सरफेस एरिया हम इधर कट कर सकते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा। हमने पूरा टोटल सरफेस एरिया ना लेके एक स्मॉल सरफेस एरिया लिया, तो उसके लिए हमने क्या लिया है डी एस, डी एस इज द स्मॉल सरफेस एरिया वेक्टर। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कर दिया इसका इंटीग्रेशन। हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना इतना इजी ना हो, तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। ये बात थी हमारे पास अब तक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, ये कोई भी एरिया है, इसकी इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E3, सिमिलरली इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E4। अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटेंसिटीज हैं। मैंने मान लिया सबका एरिया भी अलग अलग है, तो पहले का एरिया DS1, दूसरे का एरिया DS2, तीसरे का एरिया DS3, फोर्थ का एरिया DS4। मैंने कोई भी एरिया लिया है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो पहले फर्स्ट एरिया में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है हमारे पास E1। E1 जिस एरिया में है वो एरिया कितना है DS1। सिमिलरली E2 जिस एरिया में वो एरिया है हमारे पास D2। E3 जिस एरिया में है वो एरिया DS3, और E4 जिस एरिया में वो एरिया DS4। अलग अलग एरिया है, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज है, तो हमारे पास नेट जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किस इक्वेशन से देंगे हम, फाई दैट इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट फर्स्ट एरिया वेक्टर E1, इसका इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E2 डॉट DS2 प्लस इंटीग्रेशन E3 डॉट DS3 प्लस इंटीग्रेशन E4 डॉट DS4। ये सब क्या है हमारे पास वेक्टर। एक चीज और, इन सब का क्या होगा क्लोज्ड इंटीग्रल होगा। हम जो भी एरिया कैलकुलेट करेंगे वो ओवर द क्लोज सरफेस होगा। किसी भी ओपन सरफेस का हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट नहीं करेंगे या फिर फ्लक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओपन सरफेस एरिया में होगा क्या, मान लीजिए ये एक ओपन सरफेस है, तो हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ये भी एरिया है और इसके बाहर का ये भी एरिया है, तो हमारे पास एरिया की लिमिटेड चॉइस नहीं है। तो एरिया की चॉइस को लिमिटेड बनाने के लिए हमने क्या ले लिया, क्लोज सरफेस एरिया ले लिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फर्स्ट के अक्रॉस फ्लक्स है वो, प्लस जो सेकंड के अक्रॉस है वो, प्लस जो थर्ड के अक्रॉस है वो, जो फोर्थ के अक्रॉस है वो, इस टाइप से अगर एन सरफेस है तो अप टू एन ये समेशन चलता रहेगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस टाइप से देंगे। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है गोज लॉ। गोज लॉ देखेंगे, गोज थ्योरम, गोज लॉ, गोज प्रूफ, इसका प्रूफ देखेंगे आगे। गोज लॉ भी बोलते हैं हम इसे, इसे हम गोज थ्योरम भी बोलते हैं। ये जो भी गोज लॉ है ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। एक्चुअली मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी थी, उन 4 में से पहली इक्वेशन है ये, द फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिमिलरली हमारे पास गोज लॉ होगा मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी, एक एम्पियर सर्कुटल लॉ होगा मैग्नेटोस्टैटिक्स में। इस टाइप से हमारे पास टोटल 4 लॉ हैं।
तो जो फर्स्ट ला है मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है वो यहीं से। मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल की टोटल 4 इक्वेशन थी, जिनके ऊपर लगभग मोस्टली जो हमारे पास ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फिजिक्स की एक ब्रांच है ईएमटी, वो लगभग इन 4 इक्वेशन पे बेस्ड है। इनका बहुत ज़्यादा यूज है ईएमटी को डिफाइन करने में, ईएमटी को की हेल्प में। अब हम देखेंगे गोजला। तो गोजला बाय डेफिनेशन क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू द गोजला, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई, जो फर्स्ट इक्वेशन वो क्या बोलती है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। और फ्लक्स के डेफिनेशन से हमने देखा है फ्लक्स क्या होता है? द क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस। ये क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो बाई डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे द सरफेस इंटीग्रल, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ is 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज। तो हमारे पास गोजला क्या बोलता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस, या फिर द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ, ये किसके इक्वल होगा? 1/एप्सिलॉन और टाइम्स होगा टोटल चार्ज के। गोजला का प्रूफ देखते हैं हम, इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और सोल्व करके अगर राइट आती है तो हमारे पास ये थ्योरम वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है। तो सबसे पहले देखें हम लेफ्ट हैंड साइड। गोजला की एप्लीकेशन है हमारे पास। गोजला का मोस्टली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। जहां कहीं पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी तो सबसे इजी मेथड जो अज्यूम किया जाता है वो है हमारे पास गोजला। तो गोजला को देखेंगे हम, इसका प्रूफ। प्रूफ में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारे पास? इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस। तो सबसे पहले हम एक सरफेस अज्यूम करेंगे। मैंने एक सरफेस ले ली है ये, जिसका टोटल चार्ज है क्यू, टोटल सरफेस एरिया एस, फिर क्यू इज द टोटल चार्ज, एस इज द टोटल सरफेस एरिया। कुछ एज्यूम किया है, क्यू टोटल चार्ज है स्फीयर के ऊपर, एस हमारे पास क्या है? सरफेस एरिया। इसके ऊपर सबसे पहले मैं एक डीएस स्मॉल सरफेस एरिया लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हम तभी कैलकुलेट करेंगे या फिर इस एक्सप्रेशन को सोल्व तभी करेंगे जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पता है, इन दोनों के बीच का एंगल पता है। तो सबसे पहले मैं एक डीएस सरफेस एरिया अज्यूम करता हूँ। वो मैंने अज्यूम कर लिया इस पॉइंट पे। ये क्या अज्यूम कर लिया मैंने? एक डीएस स्मॉल सरफेस एरिया। तो जो हमारे पास सरफेस एरिया की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ये होगी डीएस कैप। डीएस कैप इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। इसका अकेला काम है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाना। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ओनली, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा? 1। तो डीएस कैप क्या है हमारे पास? यूनिट वेक्टर है जो किसकी डायरेक्शन दिखा रहा है? सरफेस एरिया डीएस की। साथ में लिख देंगे हम डीएस कैप यूनिट वेक्टर showing the direction of area vector।
जो हमारे पास ds कैपिटल है यूनिट वेक्टर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सिमिलरली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मैं मान लेता हूँ कि स्फीयर के सरफेस पे या फिर सेंटर में कोई भी कैपिटल क्यू चार्ज है। स्फीयर के सरफेस पे कैपिटल क्यू चार्ज ले लिया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज का होंगी बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया, हम कैसा भी चार्ज अज्यूम कर सकते हैं। नेगेटिव अज्यूम कर लिया तो वो कैसे होंगे, अंदर की तरफ होंगी। राइट नाउ आई एम अज्यूमिंग द पॉजिटिव चार्ज एंड इफ आई एम अज्यूमिंग द पॉजिटिव चार्ज देन एन कैप shows the direction of electric field intensity. n cap is a unit vector showing the direction of electric field intensity. n cap unit vector showing the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने क्या लिया है, एन कैप यूनिट वेक्टर लिए। तो मैं किसी भी वेक्टर के दो पार्ट लिख सकता हूँ। अगर कोई भी वेक्टर ए है तो इसका फर्स्ट पार्ट होगा ए, दूसरा होगा एक्स कैप। ए इज द मैग्नीट्यूड, एक्स कैप इज द डायरेक्शन। वेक्टर दो चीजों से मिलकर बना है, पहला मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन। तो ए से हमने दिखाया इसका मैग्नीट्यूड, एक्स कैप से दिखाया डायरेक्शन। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, एन कैप। तो साथ में क्या आ गया, एन कैप डॉट एज इट इज ds, साथ में क्या आ गया ds कैप। ds कैप क्या है, एरिया वेक्टर, यूनिट वेक्टर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया। मैंने ई वेक्टर को ब्रेक कर दिया ई एन कैप डॉट, ds वेक्टर को ब्रेक कर दिया ds कैप। अब हुआ क्या है, हमारे पास जो ऊपर वेक्टर के साइन थे वो वेक्टर के साइन हट गए। ई और ds ये दोनों क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड है। अगर मैं डॉट को हटाऊंगा तो डॉट हटाने के बाद क्या आएगा हमारे पास, कोस थीटा। तो हमारे पास ये रिजल्ट एज इट इज होगा, इंटीग्रेशन एज इट इज ई ds। दो मैग्नीट्यूड है, दोनों मैग्नीट्यूड को अलग रख लिया, एन कैप ds कैप कोस थीटा। हो गया हमारे पास, डॉट भी हट गया। डॉट हटाने से क्या होगा हमारे पास, कोस थीटा आ गया। थीटा इज द एंगल बिटवीन एन कैप एंड ds कैप। एन कैप और ds कैप क्या दिखा रहे हैं हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड, दोनों डायरेक्शन डाउनवर्ड है। हियर थीटा इज इक्वल टू जीरो। अगर थीटा हमारे पास जीरो है तो कोस जीरो की वैल्यू क्या होगी, 1। साथ में हम लिखेंगे ब्रैकेट में, हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड कोस जीरो इज इक्वल टू 1। थीटा 0 डिग्री है, कोस जीरो हमारे पास क्या है, 1 है। अब कोस जीरो 1 है, ये वैल्यू 1। और इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, ds कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इनका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाना है। इनका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो ds कैप का मैग्नीट्यूड 1, n कैप का मैग्नीट्यूड 1। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 1। हमारे पास जो भी चीज़ बच गई वो ये बच गई, ये सारा क्या है 1। 1 की किसी चीज़ से मल्टीप्लीकेशन हो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। क्या बच गया हमारे पास, ई ds। अब देखो ऐसा करने से हुआ क्या है, हमने यूनिट वेक्टर क्यों लिए, यूनिट वेक्टर लेने से हमारे पास क्या होगा, ऊपर से वेक्टर का साइन हट गया। डायरेक्शन को हमने किसकी हेल्प से दिखाया, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर अकेला डायरेक्शन दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। कोस थीटा है, डॉट कोस थीटा लेने से हमारे पास डॉट हट गया, मतलब बीच से डॉट भी गायब है, ऊपर से इलेक्ट्रिक, ऊपर से वेक्टर का साइन भी गायब है। ये दोनों गायब करने के लिए हमारे पास ये स्टेप है, हमने यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया। ये क्या होगा हमारे पास, ई ds। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सिंगल पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। ये एक्सप्रेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के सेकंड लेक्चर में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया उसके सेकंड पार्ट में देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज के ओपन 4 पाई एप्सिलॉन ऑफ आर स्क्वायर। जहाँ पे आर क्या है, आर वो डिस्टेंस है जहाँ पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन एज इट इज क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ds एज इट इज। किया क्या हमने, e की वैल्यू को पुट कर दिया इधर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ds। बेसिकली हमने सरफेस स्फीयर क्यों लिया है, why we have assumed this sphere as a why we have assumed this area as a sphere। हमने एक स्फीयर एज्यूम क्यों किया, ले हम कुछ भी सकते हैं, एक सिलेंडर ले सकते हैं, उसकी हेल्प से भी हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव होगा, और भी बहुत सारे मेथड है इसको प्रूव करने के। फिर हमारे पास बेसिक अजम्पशन है, जैसे अर्थ का साइज है, अर्थ का साइज कैसा है, अज्यूम करते हैं हम स्फीयर, एक्चुअली में वो कैसा है, ओवल, लेकिन अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी ए स्फीयर। सन कैसा है, एक स्फीयर है। तो किसी पार्टिकल की, छोटे से छोटे पार्टिकल की बात करूँ तो उसकी शेप कैसी होगी, स्फीयर। स्फीयर मोस्टली एक प्रेफर्ड इमेज है जिसको हम इजिली सोल्व कर लेते हैं, इजिली अज्यूम कर लेते हैं, तो इसीलिए हमने क्या ले लिया, स्फीयर ले लिया। स्फीयर के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ds ये होगा। अब जो चीज़ कांस्टेंट है वो क्या है, टोटल एरिया चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। आर की बात करूँ, रेडियस ऑफ द स्फीयर, वो भी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। अगर ये दोनों कांस्टेंट है, क्या वो कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, 9 जिसकी वैल्यू थी अपने पास 9 × 10⁻⁹। जब ये तीनों वैल्यू कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गई, इंटीग्रेशन सिर्फ एक चीज पे बच गया, डी एस। जो इंटीग्रेशन के बाहर है वो क्या है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर जो भी रिजल्ट था हमारे पास वो ये बच गया। डी एस क्या है, स्मॉल सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया ये बड़ा है। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। एक स्फीयर के केस में 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे अगर सिलेंडर लेते तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, वेयर आर इज द रेडियस, एच इज द हाइट। स्क्वायर लेते तो स्क्वायर का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। ये क्या है हमारे पास अलग अलग फार्मूले। स्फीयर के केस में हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, इसके इक्वल है। जो हमारा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया हमारा किसके इक्वल है, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। आई थिंक कब ये विजिबल होगा, उधर विजिबल नहीं था, ब्लाइंड स्पॉट चला गया था इधर। तो ds का टोटल सरफेस एरिया इंटीग्रेशन होने के बाद क्या होगा, क्या वो ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन होने के बाद टोटल सरफेस एरिया s, दैट इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मल्टीप्लाई टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, जो भी रिजल्ट बच गया वो क्या है हमारा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो सोल्व हो गया। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सोल्व करे थे, एंड तक कहाँ पे आ गए, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास ये क्या था, गोजला। गोजला का बेसिकली यूज करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। कैसा भी सरफेस हो, इसकी 3 या 4 एप्लीकेशन है। एक स्पीयर की वजह से क्या होगी, एक सॉलिड स्पीयर की वजह से क्या है, होलो स्पीयर की वजह से क्या होगी, ड्यू टू अ सिंगल प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये सब कैलकुलेट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में जो हमने देखा है वो देखा हमने एरिया वेक्टर, सॉरी आज के लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे पहले वाले में हमारा एरिया वेक्टर हो चुका है, और साथ में क्या हुआ है हमारे पास, गोज लॉ और गोज थ्योरम। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो फाइनली लास्ट टॉपिक रिमेनिंग है वो क्या है हमारे पास, यही है गोज लॉ की एप्लीकेशन है, उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन बाकी है। तो न्यूमेरिकल वीडियोस देखेंगे, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे इधर। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी देखते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।